देवियों और सज्जनों, जब मैं उठा तो मेरे मुंह में रेत थी और धूप मेरी पीठ को जला रही थी। मेरा शरीर नुकीले पत्थरों से फटा हुआ था। लहरें मेरे पैरों को चाट रही थीं और मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं वहां कैसे पहुंचा था। मेरा जहाज सांता हेलेना 20 साल की समुद्री यात्रा में देखे गए सबसे खतरनाक तूफान में तबाह हो गया था। मुझे याद है मस्तूल का टूथपिक की तरह टूटना, हवा का बहरा कर देने वाला शोर, और फिर कुछ नहीं, बस अंधेरा। अब मैं यहाँ था, मुश्किल से जिंदा, एक अनजान किनारे पर फंसा हुआ। मेरे आसपास जिंदगी का कोई निशान नहीं था। मैंने खुद को जबरदस्ती खड़ा किया। मेरे पैर मेरे नीचे कांप रहे थे और बीच पर जिंदा लोगों को देखा। वहां सिर्फ टूटी हुई लकड़ियां थीं जो लहरों के साथ अंदर बाहर बह रही थीं। तूफान में गायब हो चुकी जिंदगी के बचे हुए हिस्से। आइलैंड खुद एक जन्नत जैसा लग रहा था। ऊंची चूना पत्थर की चट्टानें घनी हरी भरी हरियाली से ढकी हुई थीं और पानी इतना साफ और फिरोजी था कि लगभग असली नहीं लग रहा था। अलग हालात होते तो मैं इसकी खूबसूरती की तारीफ करता, लेकिन उस पल मैं बहुत थक गया था। इतना टूट गया था कि मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं खुद को ताड़ के पेड़ों के झुंड की तरफ घसीटता हुआ ले गया, छाया के लिए बेताब। पानी की कमी से मेरी नज़र धुंधली हो रही थी। तभी मैंने उन्हें देखा। पहले तो मुझे लगा कि मेरा दिमाग मेरे साथ मजाक कर रहा है, कि गर्मी ने आखिरकार मुझे वहम में डाल दिया है। वे दूर से औरतों जैसी लग रही थीं, जंगल के किनारे शान से चल रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वे पास आईं, मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है, या शायद कुछ बहुत अलग। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखना चाहते हैं। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन छोटे फर से ढके हुए थे, जिन पर बाघों जैसे पैटर्न थे। उनके कान बिल्लियों की तरह उनके सिर के ऊपर थे, हर आवाज पर फड़कते थे, और लंबी धारीदार पूंछ उनके पीछे अपनी जान लगाकर हिल रही थी। उनके चेहरे इंसान और बिल्ली का एकदम सही बेचैन करने वाला मेल थे। उन्होंने मुझे चुपचाप घेर लिया, हड्डी से बने भाले पकड़े हुए। उनकी आंखें उत्सुकता और सावधानी के मिले जुले भाव से मुझ पर टिकी हुई थीं। उनमें से एक आगे बढ़ा, साफ तौर पर लीडर, दूसरों की तुलना में ज्यादा शानदार गहनों से सजा हुआ। वे पास झुकी और मुझे धीरे धीरे जानबूझकर सूंघा, जैसे मैं कोई अनजान जीव हूं जो किनारे पर बहकर आया हूं। फिर वे दूसरों की तरफ मुड़ी और कई आवाजें निकालीं जो अजीब तरह से खर्राटों और टूटे फूटे शब्दों का मेल थीं। मुझे हैरानी हुई जब उनमें से हर एक ही समय पर घुटनों के बल बैठ गया और मेरी तरफ सिर झुका लिया, जैसे मैं कोई पवित्र चीज हूं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उन्होंने मुझे सावधानी से उठाया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं कोई नाजुक, लगभग पवित्र चीज हूं। उन्होंने मुझे एक काम चलाऊ स्ट्रेचर पर लिटाया और मुझे आइलैंड के बीचों बीच ले जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वे आपस में अपनी अजीब भाषा में फुसफुसा रहे थे। कभी कभी हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ पास आते धीरे से मेरी स्किन को छूते, फिर जल्दी से पीछे हट जाते, जैसे उन्हें डर हो कि मैं क्या हो सकता हूं। उनका गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये बड़े बड़े पेड़ों के बीच ऊंचा बना हुआ था। रस्सी के पुलों से जुड़े प्लेटफॉर्म हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। लकड़ी और बुनी हुई पत्तियों से बनी झूपड़ियां माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई थीं। हवा में नमक, फल और कुछ खास बिल्ली जैसी महक थी, जिसे मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। वे मुझे सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर ले गए, जहां एक बूढ़ी बिल्ली इंतजार कर रही थी। उसके फर पर ग्रे धारियां थीं। उसकी तीखी हरी आंखें मुझे गौर से देख रही थीं। जब वे बोलती थी तो उसकी आवाज इंसानी भी थी और भी, कुछ गहरी। वे टूटी फूटी स्पेनिश में बोल रही थी, मुझे समुद्र से आया हुआ कह रही थी। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं बस एक अकेला आदमी हूं और कुछ नहीं, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और लकड़ी की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स की ओर इशारा किया। उनमें एक आदमी को समुद्र से निकलते हुए दिखाया गया था, जबकि उनके जैसे जीव उसके सामने घुटने टेक रहे थे। मेरे आने से उसका मिलान साफ था और बहुत परेशान करने वाला भी। रायका ने अपना परिचय एक शांत यकीन से दिया, जिससे उससे बहस करना नामुमकिन था। उसने मुझे बताया कि पुरानी भविष्यवाणियों में एक ऐसे आदमी के बारे में बताया गया था जो समुद्र से तब आएगा जब धरती कांपेगी और आसमान आग चिल्लाएगा। उसने जोर दिया कि ये आदमी उसके लोगों, चांद की बेटियों का बचाने वाला है। मैंने बीच में टोकने की कोशिश की, ये समझाने की कि ये सब एक गलत फहमी है, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और सीधे मेरे कंधे की तरफ इशारा किया। वहां मेरी स्किन पर साफ निशान था।
वो टाइगर टैटू जो मैंने सालों पहले सिंगापुर में एक शराबी रात में बनवाया था, जिसके बारे में मुझे मुश्किल से याद है। मेरे लिए ये मेरे अतीत का एक लापरवाही भरा फैसला था, लेकिन उनके लिए ये सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता और पवित्र। रायका की आंखें उसे देखते ही नरम पड़ गई, जैसे वे खुद किस्मत को मेरे शरीर पर उकेरते हुए देख रही हूं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कोई भी तर्क उन्हें कुछ और नहीं समझा पाएगा। उनके लिए मैं सिर्फ एक आदमी नहीं था, मैं उनका जवाब था। उन्होंने मेरे जख्मों का इतने ध्यान से इलाज किया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। ऐसी जड़ी बूटियां लगाईं जो बहुत तेज जलती थीं, लेकिन जल्दी ठीक होने लगती थीं। उन्होंने मुझे कच्ची मछली खिलाई जिसे इस तरह से बनाया गया था कि वो किसी तरह बहुत स्वादिष्ट बन गई थी। जैसे जैसे मेरी ताकत धीरे धीरे वापस आई, रायका ने अपनी हालत की असलियत समझाना शुरू किया। उसके लोग मर रहे थे, लड़ाई या भूख से नहीं, बल्कि किसी और भी खतरनाक चीज से जो आइलैंड के दिल से फैल रही थी। वे मुझे एक ऐसी जगह ले गई जहां से मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता था। दूर आइलैंड का एक हिस्सा बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जहां हरी भरी जिंदगी होनी चाहिए थी, वहां सड़न थी। पेड़ मुरझा गए थे और काले पड़ गए थे। जमीन का रंग ऐसा बदल गया था जैसे अंदर से जहर मिला हो। दूर से ही मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है। एक बीमारी धीरे धीरे लेकिन लगातार फैल रही थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा रही थी। रायका ने बताया कि ये खराबी 6 चांद पहले शुरू हुई थी और तब से फैलती जा रही है। मछलियां मर रही थीं, आसपास का पानी गंदा हो गया था और जो लोग बहुत पास जाने की हिम्मत करते थे वे बीमार पड़ जाते थे और कुछ ही दिनों में मर जाते थे। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार सिर्फ मैं ही इस बीमारी को रोक सकता था। समुद्र से आने वाला ही इस डार्क हार्ट में घुसकर इसे साफ कर सकता था। मैंने उससे कहा कि मुझ में कोई खास काबिलियत नहीं है, कोई भगवान की ताकत नहीं है। मैं तो बस एक नाविक था जो सिर्फ किस्मत से तूफान से बच गया था। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, एक और आवाज आई। ये आवाज ज्यादा चिकनी, साफ और इंसानी भाषा में ज्यादा अच्छी थी। मैं मुड़ा और उसे देखा। एक छोटी बिल्ली जो दूसरों से अलग थी। उसका भर काला था, जिस पर हल्की धारियां थीं जो रोशनी में मुश्किल से दिख रही थीं, और उसकी आंखें एक अजीब अजीब नीली थीं। उसने अपना परिचय शैडो के तौर पर दिया और बताया कि उसने कभी कभी किनारे पर बहकर आने वाली किताबों से इंसानी भाषा सीखी थी। उसकी नज़र में समझदारी थी, कुछ तेज और गहरी समझ वाली। शैडो ने मुझे भगवान या भविष्यवाणी जैसा नहीं माना। उसने मेरे साथ एक इंसान की तरह बर्ताव किया। उसने मुझसे कहा कि भविष्यवाणी में जादू की नहीं बल्कि हिम्मत और त्याग की बात थी, कि शायद मुझे उनकी मदद करने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं थी, बस कोशिश करने की इच्छा होनी चाहिए। उसकी बातों ने मेरे अंदर कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने सालों से महसूस नहीं किया था, मकसद। फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैंने मना कर दिया, अगर मैंने ये जिम्मेदारी छोड़ दी जो मुझ पर जबरदस्ती डाली गई थी, तो क्या होगा। इसके बाद जो खामोशी छा गई वो भारी थी, लगभग दम घोटने वाली। आखिर में रायका ने जवाब दिया, अगर बचाने वाले ने अपनी किस्मत को मना कर दिया तो चांद की बेटियां अगली पूर्णिमा से पहले गायब हो जाएंगी। उनमें से बस कुछ ही बची, कुल 53, जिनमें पीढ़ियों तक कोई मर्द नहीं था। उस सच्चाई का बोझ मुझ पर किसी भी तूफान से ज्यादा भारी था जिसका मैंने कभी सामना किया था। ये सिर्फ विश्वास नहीं था, ये जिंदा रहने का तरीका था। जब मैं आइलैंड को और एक्सप्लोर करने लगा तो शैडो मेरी गाइड बन गई, जिससे मुझे उनके जीने का तरीका समझने में मदद मिली। वे उतनी पुरानी या जंगली नहीं थीं जितना कोई सोच सकता है। उनके पास आर्ट, हड्डियों और सीपियों से बना म्यूजिक और यहाँ तक कि एक लिखने का सिस्टम भी था जिसमें निशानों के साथ पंजे के निशान भी थे। उनका समाज स्ट्रक्चर्ड था, सोच समझकर बनाया गया था और उनके आसपास की कुदरती दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ था। जितना मैंने देखा, उन्हें इंसानों के अलावा कुछ और समझना उतना ही मुश्किल होता गया। जब मैंने पूछा कि वे बिना नरों के कैसे जिंदा रहती हैं, तो शैडो ने शांत लेकिन उदास आवाज में बताया, ये एक आशीर्वाद और श्राप दोनों था। वे नरों के बिना बच्चे पैदा कर सकती थीं, लेकिन हर पीढ़ी कमजोर होती गई, पिछली पीढ़ी से कम संख्या में। वो खुद सबसे नई पीढ़ी से थी और उसे शक था कि वो कभी बच्चे पैदा कर पाएगी। उसकी आवाज में एक शांत उदासी थी जो उसके बोलने के काफी देर बाद तक बनी रही। जैसे जैसे हम चलते गए, उसने मुझे आइलैंड के छिपे हुए अजूबे दिखाए। घने पेड़ पौधों के पीछे छिपे झरने, चमकते क्रिस्टल से भरी गुफाएं और ऐसे पेड़ जिन पर ऐसे फल थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये बहुत खूबसूरत था, एक ऐसी दुनिया जो सभ्यता की उथल पुथल से अछूती थी। मैंने उससे कहा कि ये सुंदर है और वो मान गई, लेकिन सिर्फ पास्ट टेंस में।
क्योंकि अब वो सुंदरता मर रही थी, किसी ऐसी चीज से खतरे में थी जिसे न तो वे समझ सकते थे और ना ही रोक सकते थे। आखिरकार वो मुझे डेड जोन के किनारे तक ले गई। ये बदलाव डरावना था। जिंदगी और सड़न में बस एक कदम का फर्क था। हवा गंदी और बदबूदार हो गई थी, जिसमें एक ऐसी बदबू थी जिससे मेरा पेट खराब हो गया। जमीन फट गई थी और उन दरारों के अंदर से एक काला लिक्विड धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। ये अजीब लग रहा था, जैसे कुछ जो इस दुनिया का नहीं हो, कुछ बनाया गया हो, पैदा नहीं हुआ हो। मैंने पूछा कि क्या उन्होंने कभी सोर्स की जांच करने की कोशिश की है, और उसने मुझे बताया कि जो लोग बहुत करीब गए थे वे कभी वैसे नहीं लौटे। वे बीमार, कमजोर हो गए और आखिर में मर गए। उस खराब होने के सेंटर में जो कुछ भी था वो जानलेवा था। लेकिन फिर भी जब मैंने उस जहरीली जमीन को देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखा जो फिट नहीं हो रहा था। दूरी पर सड़न की वजह से थोड़ा धुंधला एक स्ट्रक्चर था, कुछ आर्टिफिशियल, कुछ इंसानी। जैसे ही हम डेड जोन के पास पहुंचे, शैडो पास ही रही, मुझे वार्निंग दे रही थी कि ज्यादा दूर ना जाऊं। मैं जितना पास गया बदबू उतनी ही ज्यादा होती गई। मेरा मास्क मुश्किल से हवा को फिल्टर कर पा रहा था और धुएं से मेरी आंखों में पानी आ रहा था। काली पड़ी झाड़ियों के बीच मैंने मेटल के मुड़े हुए टुकड़े और जंग लगी मशीनरी देखी। एक साइन का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, जीटा बायोलॉजिकल रिसर्च। मेरा दिल बैठ गया। ये नेचुरल सड़न नहीं थी, ये इंसानी दखल था। एक्सपेरिमेंट गलत हो गए थे। चांद की बेटियां कोई कहानी नहीं थी, वे साइंस की देन थी। शैडो मेरे कंधे के ऊपर से पड़ रही थी, इंग्लिश के उन टुकड़ों को समझने की कोशिश कर रही थी जो मैं समझ पा रहा था। बायोलॉजिकल रिसर्च? उसने पूछा। मैंने गुस्से से सिर हिलाया, ये समझाते हुए कि किसी ने जिंदगी के साथ ही छेड़छाड़ की है। मेरा दिमाग सुराग जोड़ने में लग गया। सीक्रेट रिसर्च स्टेशन, हाइब्रिड जीव, बीमारी की तरह फैलता कंटैमिनेशन। कहानियां और भविष्यवाणियां समय के साथ मुड़ी हुई मेमोरीज थीं, उन्हें बनाने वाले इंसानों के बारे में गलत सच। लेकिन अब उन्हें यह समझाना नामुमकिन, यहां तक कि खतरनाक भी लग रहा था। आगे मुझे भूकंप के सेंटर में एक आधा गिरा हुआ कंक्रीट बंकर दिखा। स्ट्रक्चर की दरारों से काला लिक्विड रिस रहा था जो आसपास की जहरीले मिट्टी में मिल रहा था। मैं रेंग कर पास गया, ध्यान रखते हुए कि जहरीले कीचड़ में न गिर जाऊं। अंदर सीन डरावना था। टूटे हुए कांच के टैंक, बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स और फेल एक्सपेरिमेंट्स के बचे हुए हिस्से। कुछ सैंपल थोड़े जाने पहचाने लग रहे थे, इंसानी, बिल्ली जैसे, नामुमकिन। हवा में सड़न और केमिकल्स की गंध भरी हुई थी। हर कदम पर मुझे एहसास हो रहा था कि दशकों पहले यहाँ क्या हुआ था और कितना भयानक और बड़ा था। मुझे बिखरे हुए कागजों के बीच एक थोड़ी पढ़ी हुई डायरी मिली। इसमें प्रोजेक्ट चिमेरा फेज 3 सफल हाइब्रिड्स 1954 से शुरू हुए के बारे में लिखा था। साइंटिस्ट्स ने अपनी क्रिएटिविटीज के साथ कांच के टैंकों के पास पोज किया था, उन्हें ट्रॉफी की तरह ट्रीट कर रहे थे। जब प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ तो उन्होंने टॉक्सिन्स छोड़ते हुए जीवों को खत्म करने की कोशिश की थी। कुछ गड़बड़ हो गई, एक्सपेरिमेंट्स बच गए और एलिमिनेशन सिस्टम फेल हो गया। तब से जहर लीक हो रहा था, जिससे धीरे धीरे आइलैंड खत्म हो रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने जल गए थे। सिस्टम को डीएक्टिवेट करने से पहले साइंटिस्ट की मौत हो गई। बंकर के बेस पर मुझे एक बड़ा जंग लगा टैंक मिला जिससे काला सब्सटेंस लीक हो रहा था। चमत्कार से एक इमरजेंसी कंट्रोल पैनल सही सलामत था, एक एयरटाइट बॉक्स में सुरक्षित। इंस्ट्रक्शन जो धुंधले थे लेकिन पढ़े जा सकते थे। मैंने गाइड किया, वॉल्व ए, स्विच बी, बटन सी को 30 सेकंड तक दबाए रखा। जब मैं उन्हें फॉलो कर रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे सोच समझकर मैंने हर स्टेप किया। सिस्टम ने एक मैकेनिकल आह भरी और चुप हो गया। लीक कंट्रोल हो गया था। तुरंत खतरा खम गया, लेकिन मिट्टी और आसपास के पेड़ पौधे अभी भी जहरीले थे। सिर्फ एक्शन से सालों का कंटामिनेशन ठीक नहीं हो सकता था। मुझे अपनी नेवी की पढ़ाई और बायो रेमेडिएशन की बेसिक्स बातें याद आईं। चूना कुछ केमिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता था। मैं थोड़ी मात्रा लाया था लेकिन वो काफी नहीं थी। फिर मैंने पुराने बैरल की लाइनें देखी। कुछ जंग लगे हुए थे, कुछ हैरानी की बात है कि सही सलामत थे। मैंने उन्हें धोने और खोलने में घंटों बिताए और पाया कि न्यूट्रलाइजिंग पाउडर 70 साल बाद भी काम कर रहा था। थकान होने लगी, लेकिन मैं लगा रहा और सेंटर से बाहर की तरफ गोल गोल चीजें फैलाता रहा। धीरे धीरे काली पड़ी जमीन हल्की होने लगी। कुदरत अभी वापस नहीं आई थी, लेकिन जहर का फैलना रुक गया था। घंटों बीत गए और जब सूरज डूबने लगा तो मेरा शरीर कच्चा था और खून बह रहा था। मेरी मसल्स थकान से चीख रही थी। मैं डेड जोन से लड़खड़ाते हुए वापस आया, ये प्रार्थना करते हुए कि मेरे बनाए तरीके असरदार रहे हों। किनारे पर मेरा इंतजार कर रही थी चांद की बेटियां, उनमें से हर एक शावकों सहित।
शैडो सबसे पहले मेरी ओर दौड़ी, उसकी नीली आंखें चौड़ी थीं। तुमने कर दिखाया, कालापन रुक रहा है, उसने हाँपते हुए फुसफुसाया। जब मैं उसकी बाहों में गिर पड़ा तो मुझ पर राहत, यकीन ना होना और खुशी छा गई। भविष्यवाणी चाहे कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, पूरी हो गई थी। मुझे जादू की जरूरत नहीं थी, मुझे पक्के इरादे, ज्ञान और हिम्मत की जरूरत थी। जब मैं लौटा तो रायाका और बड़ों की काउंसिल इंतजार कर रही थी। शैडो ने ट्रांसलेट किया। जब मैंने बंकर में जो कुछ भी खोजा था वो सब समझाया। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, फेल एलिमिनेशन सिस्टम, उनकी स्पीशीज की शुरुआत। मैंने उन्हें बताया कि चांद की बेटियां सुपरनैचुरल नहीं थीं, बल्कि ह्यूमन साइंस का प्रोडक्ट थीं, और उनकी भविष्यवाणी शायद उन्हें बनाने वालों की बिगड़ी हुई यादें थीं। मुझे गुस्सा आने की उम्मीद थी, शायद यकीन ना होने की। इसके बजाय रायाका ने सोचते हुए सिर हिलाया। तो इंसानों ने हमें बनाया और इंसानों ने हमें बचाया। भविष्यवाणी अभी भी सच है, उसने कहा। तुम अभी भी हमारे बचाने वाले हो मार्कस, सिर्फ तुम आई थे। शैडो ने आगे कहा, इसके अलावा भविष्यवाणी का एक दूसरा हिस्सा भी होता है, हमने तुम्हें नहीं बताया। रायाका ने समझाया कि दूसरा हिस्सा ये था कि बचाने वाले को चुनना होगा, उसे उसी समुद्र में लौट जाना जहां से वो आया था, या वहीं रहना और एक नए युग का पिता बनना। बिना मर्दों के चांद की बेटियां कुछ पीढ़ियों में गायब हो जाएंगी। इसका मतलब मुझ पर बिजली कड़कने जैसा लगा। वे चाहते थे कि मैं रहूं, सिर्फ एक बचाने वाले के तौर पर नहीं, बल्कि एक जन्मदाता के तौर पर। यह विचार बेतुका था, फिर भी उनमें आशा थी। आंखों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। शैडो, जो आमतौर पर शरारती और चिढ़ाने वाली थी, अब कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। मुझे एहसास हुआ कि उसके मन में मेरे लिए भावनाएं पैदा हो गई थीं, जिससे ये चुनाव किसी भी ड्यूटी से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। अगले 2 दिनों में मैंने उनके साथ मिलकर डेड जोन को पूरी तरह से साफ कर दिया। काला जहर बेअसर हो गया था और नई ग्रोथ दिखने लगी थी। शैडो मेरे साथ रही, गाइड करती रही और ट्रांसलेट करती रही। हर दिन मैं उनके कल्चर, उनकी कला और उनकी भाषा से और ज़्यादा जान पहचान करती गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी ज़रूरत है, मेरी तारीफ हो रही है और मेरा सम्मान किया जा रहा है, जैसा मैंने बाहरी दुनिया में पहले कभी महसूस नहीं किया था। सभ्यता बुला रही थी, एक जहाज क्षितिज पर दिखाई दिया था, फिर भी मेरा दिल हिचकिचा रहा था। अभी जाने का मतलब होगा ना सिर्फ चांद की बेटियों को छोड़ना, बल्कि उस मकसद की भावना को भी छोड़ना जो मैंने यहाँ खोजी थी। जहाज का क्रू खाड़ी में मेरा नाम पुकारते हुए इंतजार कर रहा था। मैं उनसे मिलने के लिए अकेला चला गया, जबकि जंगल से 53 जोड़ी बिल्ली जैसी आंखें चुपचाप देख रही थीं। नाविक बहुत खुश थे, लेकिन मैंने समझाया कि मुझे समय चाहिए। गांव वापस आकर मैंने अपनी डायरी, कुछ सामान इकट्ठा किया और रायाका के पास गया। मुझसे एक वादा करो, मैंने कहा। मैं जो भी चुनूं वो बराबरी का होना चाहिए, कैदी या ब्रीडर के तौर पर नहीं। वे मान गए, ये समझते हुए कि इज्जत और इज्जत जिंदा रहने जितनी ही जरूरी है। शैडो चुप रही, लेकिन उसके हाव भाव से उसकी चिंता और उम्मीद का पता चल रहा था। उस रात, चांदनी रात में, मैंने अपने ऑप्शन सोचे। समुद्र में लौटने का मतलब था सुरक्षा, परिवार और जान पहचान। वहीं रहने का मतलब था जिम्मेदारी, प्यार और एक ऐसी प्रजाति को बचाने का मौका जो खत्म होने की कगान पर थी। शैडो की मौजूदगी ने मुझे थाम लिया। उसकी आंखों में चाहत और भरोसा दोनों झलक रहे थे। भविष्यवाणी ने मुझे इस मल तक पहुंचा दिया था, लेकिन चुनाव सिर्फ मेरा था। तब मुझे एहसास हुआ कि बचाने वाला बनना जादू या किस्मत से नहीं होता, ये सही काम करने के बारे में होता है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और उस रास्ते पर चलने के बारे में था जो अब मेरा दिल मांग रहा था। अगली सुबह जब मैं नाविकों से मिलने बीच पर गया तो मुझे जिंदा देखकर वो बहुत खुश हुए। मेरा नाम पुकारा और दूसरों के बारे में पूछा। मैंने सिर हिलाया। मेरे साथ सिर्फ 2 ही जिंदा बचे थे, बाकी तूफान में खो गए थे। मैंने जंगल की तरफ देखा। मुझे एहसास हुआ कि 53 जोड़ी बिल्ली जैसी आंखें चुपचाप देख रही थीं। मैंने क्रू से कहा कि मुझे अपना सामान इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। वे हैरान, परेशान भी दिखे, लेकिन आखिरकार उन्होंने सिर हिला दिया। मैं अपनी डायरी और सामान लेकर गांव वापस गया और रायाका और शैडो के पास गया। मैंने समझाया, मुझे कंपनी को एक मैसेज भेजना है और फिर मैं फैसला करूंगा। शैडो पास ही रही, उसकी पूंछ मेरी पूंछ से टकराई, लेकिन वो चुप रही। रायाका ने मुझे ध्यान से देखा। उसने कहा, मार्कस, तुम जो भी चुनो वो तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। मैंने सिर हिलाया। मैंने अपनी डायरी कैप्टन को दी, जो वाटरप्रूफ कपड़े में लिपटी हुई थी। मैंने कहा, इसे हांगकांग पहुंचा देना। उन्हें बताना कि मैं बच गया हूं, लेकिन आइलैंड का जिक्र मत करना, इसे छिपा कर रखना है। क्रू ने सिर हिलाया। वे अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बचाव और सभ्यता से क्यों मुंह मोड़ लूंगा। शैडो का हाथ मेरे हाथ में था। उसने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था, चुपचाप मुझे उस चुनाव की ओर धकेल रहा था जो मैं पहले से जानता था कि मैं करना चाहता हूं। जहाज के जाने के बाद गांव में शांति से खुशी का माहौल बन गया।
शैडो ने मुझे गले लगाया, उसकी गुनगुनाहट मेरे सीने से टकरा रही थी। राहत और खुशी के साथ गहरा अपनापन महसूस हो रहा था। मैंने अगले कुछ दिन चांद की बेटियों को फिर से बनाने में मदद करने, बच्चों को पढ़ाना सिखाने, मछली पकड़ने और खेती के तरीकों को बेहतर बनाने और उनके कल्चर और इतिहास को डॉक्यूमेंट करने में बिताए। हर दिन मैं इस नामुमकिन आइलैंड और यहाँ रहने वाले अनोखे लोगों से और ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। भविष्यवाणी ने मुझे जादू की तरफ नहीं बल्कि एक मकसद की तरफ पहुंचा दिया था, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। इसके बाद के हफ्ते एक ऐसी लय में ढल गए जिसे मैंने पहले कभी नहीं जाना था। मैंने उनके रीति रिवाजों को पूरी तरह से सीख लिया और आगे गंदगी को रोकने के लिए सस्टेनेबल तरीके बनाए और कम्युनिटी का हिस्सा बन गया। शैडो और मैं करीब आ गए, हमारा रिश्ता अपने आप गहरा होता गया। जब हम आखिरकार एक कपल के तौर पर मिले तो ये गांव के लिए बिना किसी समारोह के जश्न का मौका था। आशीर्वाद से हुआ। उनके सेलिब्रेशन में उनके रीति रिवाजों और उन छोटे मोटे रीति रिवाजों का सम्मान किया गया जो मैं बाहरी दुनिया से लाया था। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ रहने का फैसला करके मैं फंसा हुआ नहीं था। मुझे एक घर, एक परिवार और एक ऐसी जिंदगी मिली थी जो सिर्फ जिंदा रहने से कहीं ज्यादा कीमती थी। एक रात तारों भरे आसमान के नीचे सबसे ऊंची चोटी पर, यही मायने रखता है, उसने धीरे से कहा और मुझे अपने चारों ओर लपेट लिया। सालों में पहली बार मुझे पूरी तरह से जिंदा महसूस हुआ। अब मैं तूफानों या किस्मत के भरोसे नहीं बह रही थी। मैंने अपनी जगह, अपनी जिंदगी और अपनी लोगों को चुना था और पहली बार मैं यहाँ की थी। हफ्ते बीतते गए और आइलैंड पर जिंदगी एक ऐसी लय में आ गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। शैडो और मैं हर गुजरते दिन के साथ करीब आते गए। उसकी मौजूदगी एक सुकून देने वाली चीज थी। फिर एक सुबह मैं एक ऐसी आवाज से जागी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक नए जन्मे बच्चे के रोने की आवाज। शैडो ने हमारी बेटी को अपनी बाहों में लिया हुआ था, जो इंसान और बिल्ली का एकदम सही मिक्स थी। उसकी स्किन मुलायम काले भर से ढकी हुई थी, जो मुश्किल से दिख रहा था। उसके कान थोड़े नुकीले थे, जब वो चलती थी तो एक छोटी सी पूंछ हिलती थी। उसकी बहुत नीली आंखों में उसकी माँ और मेरी आत्मा दोनों झलकती थीं। मैंने हैरानी से फुसफुसाया, वो उम्मीद है। हमारे आसपास गांव में लोग चुपचाप जश्न मना रहे थे, नए जमाने के पहले बच्चे की अहमियत को समझते हुए। उसे पालना पोसना मेरे सोचे हुए से बिल्कुल अलग था। वो हमारे जिंदा रहने की जीती जागती निशानी थी और इंसानों और बिल्लियों की दुनिया के बीच एक पुल थी। शैडो और मैंने उसे दोनों भाषाएं सिखाईं। उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी। उसकी हंसी इंसानों जैसी खिलखिलाहट और हल्की म्याऊं का मिक्सचर थी। चांद की बेटियों ने उसे गले लगाया, उसे धीरे से गाइड किया। उनकी समझदारी ने उसके शुरुआती दिनों को बनाया। हर पल पवित्र लगता था। वो परिवार से कहीं ज्यादा थी। वो उनके लोगों का भविष्य थी, इस बात का सबूत कि आइलैंड का कल्चर और जिंदगी चलती रहेगी। जिम्मेदारी का एहसास बहुत भारी था, फिर भी हर मोड़ पर खुशी साथ थी। मैंने आइलैंड और उसके लोगों को डॉक्यूमेंट करना जारी रखा। अपनी बेटी के भविष्य के लिए परंपराएं, कहानियां और सबक लिखे। डेड जोन पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसकी जगह हरे भरे फूल और फलते फूलते पेड़ आ गए थे। शैडो और मैंने मिलकर सस्टेनेबल खेती और साफ पानी पक्का करने के लिए काम किया। छोटी बेटियों को ऐसे स्किल सिखाए जिनसे वे जिंदा रह सकें और आगे बढ़ सकें। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन मतलब की थी। सभ्यता जितनी दूर थी उसके मुकाबले बेमतलब लगती थी। मुझे यहाँ जो मकसद और कनेक्शन मिला था वो सच में बदल गया था। इस आइलैंड ने मुझे उतना ही बदल दिया था जितना मैंने इसे बदलने में मदद की थी। कभी कभी मैं क्षितिज की ओर देखता, उस जहाज को याद करता जिसने मुझे इंसानों की दुनिया में वापस जाने का मौका दिया था, लेकिन जाने का मन नहीं था। नाविक एक याद बन गए थे। मेरी जिंदगी यहीं थी, शैडो, हमारी बेटी और चांद की बेटियों के साथ। हमारे सामने आई हर चुनौती ने हमारे रिश्ते को और मजबूत किया। गांव फल फूल रहा था, पेड़ों की चोटियों पर हंसी और सीख गूंज रही थी। अगली पीढ़ी को सिखाने और गाइड करने में मुझे एहसास हुआ कि किस्मत या भविष्यवाणी के बारे में नहीं थी। ये इस बारे में थी कि हमने कौन से फैसले किए, किन जिंदगियों को छुआ और क्या विरासत छोड़ी। एक शाम अपनी बेटी को ठीक हुए जंगल में खेलते हुए देखकर मैंने एक क्रिस्टल क्लियर पूल में अपनी परछाई देखी। मैं शारीरिक रूप से नहीं बदला था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मेरी आंखें ज्यादा जंगली, आजाद, ज्यादा जिंदा दिल लग रही थीं। चांद की बेटियों ने मुझे उतना ही बचाया था जितना मैंने उन्हें बचाया था। शैडो मुझसे लिपट गई, धीरे से गुर्रा रही थी। उसकी पूंछ मेरी पूंछ से लिपटी हुई थी।
नया दौर शुरू हो गया था और मैं मार्कस द सेलर, मार्कस द कास्टवे, मार्कस द सेवियर आखिरकार घर आ गया था। एक तूफान से शुरू हुई जिंदगी एक परिवार, एक मकसद और दुनिया से छिपे एक अनोखे स्वर्ग तक ले गई थी।